हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। इसी जोर और शोर से हम लोग देखेंगे क्लास 9th का अध्याय 8 गति मोशन। और इसमें हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे। अगर आप क्लास 9th में हैं और अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप हिंदी माध्यम से पूरे नोट्स के साथ समझना चाह रहे हैं कि आपको कहाँ से मिल सके ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सके और नोट्स को भी प्रीफर कर सके, तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और लगातार आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा अच्छे से अच्छे कंटेंट, जिसको देख करके आप अपना नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आते हैं अपने टॉपिक पर और इसके बाद हम लोग इसको एक करके समझते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा गति, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि गति होता क्या है, पहले इसके बारे में हमको समझना है। अगर जो गति हमारा है, ये गति होता क्या है। हम लोग अपने अगल बगल चारों तरफ देखते हैं कि गति क्या होता है। देखते क्या है कि अभी अगर हम बैठे हैं तो हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, जबकि देखते हैं वहीं पर हम क्या कि जो भी हमारे हैं व्हीकल्स हैं, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर 4 व्हीलर या रेलगाड़ी हवाई जहाज, वो अपना स्थान में परिवर्तन करता रहता है। तो ये सभी जो है ना कहीं गति या फिर रेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं चलिए उसको हम लोग समझते हैं। कहा क्या रहा है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करती है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम बैठे हैं और समय बढ़ने के साथ साथ हम अपना स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पर थे, अभी मान लीजिए हम क्या थे, यहाँ पर थे और समय बढ़ते बढ़ते गया और हम भी यहाँ पर पहुँच गए। तो हुए क्या, हम लोग यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुँचे, तो अपना स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं, गति में बोलते हैं। किस चीज़ में बोलते हैं, गति में बोलते हैं। चलिए और क्या आगे हम लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है कि हमारे आसपास गतिशील वस्तुओं के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे उड़ते हुए पक्षियों की गति, उड़ता हुआ जो पक्षी है, धमनियों एवं सिराओं में रक्त की गति, यानी जो हमारे शरीर में रक्त बह रहा है, नस के माध्यम से जो जोड़ रहा है वो रक्त हमारा गति में है। दौड़ते हुए बालक, अगर कोई बालक दौड़ रहा है तो अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है, तो ये सभी हमारे गति के उदाहरण हैं। इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। हवा का बहना वो भी गति में है, हवा के साथ जो धूल कण बह रहे हैं वो भी गति में है। रोड पर जो गाड़ी चल रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, साइकिल हो, सब गति में। क्यों? क्योंकि वो अपने समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं। यानी टोटल क्लियर बात यही आया कि जो भी अपने समय के साथ स्थान में परिवर्तन करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, गति। तो आई थिंक आप लोगों को गति समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है मूल बिंदु। क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा? मूल बिंदु। चलिए मूल बिंदु के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। हेडिंग क्या है? मूल बिंदु। आप लोग इससे नोट्स भी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा नोट्स बनेगा। आई थिंक जहाँ तक हम प्रयास किए हैं कि अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट दे सके। अगर आपको वीडियो पसंद में आएगा ना तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट्स ले सके। तो चलिए समझते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है। और एक चीज़ और हम आपको बतला देना चाह रहे हैं, ये सभी जो कंटेंट्स है ना बहुत ही जुगाड़ करके लाया गया है, अलग अलग से कंटेंट बनाया गया है, उसके बाद नोट्स बनाया गया है। आपको एनसीईआरटी में ढूंढेंगे तो बहुत ढूंढने के बाद इसको मिलेगा, क्योंकि है तो हर एक चीज़ एनसीईआरटी पर, लेकिन उसको किस तरीक़ा से पढ़ना है ये चीज़ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो मूल बिंदु क्या कर रहा है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, कोई आम बोल चाल की भाषा में कहता है कि इस चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर उत्तर में है। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात एक चीज़ आपको है कि क्या कर रहा है कि यहाँ से क्या कर रहा है, इस चौराहे से, ध्यान से देखिए, इस चौराहे से स्टेशन कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 20 किलोमीटर। किधर है? उत्तर दिशा में। तो हमारा मूल बिंदु चौराहा हो गया। क्यों? क्योंकि हम जो स्टेशन का कंपेयर करें, तुलना किससे करें? चौराहा से। यानी चौराहा से उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर दूर पर क्या हमारा है? स्टेशन है। तो यहाँ मूल बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? चौराहा। तो यहाँ चौराहा मूल बिंदु ओरिजिन है जो रेलवे स्टेशन की स्थिति को बतला रहा है। यानी कि रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है, उसका स्थिति का पता किसके माध्यम से हम करें? चौराहा से। इसलिए चौराहा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मूल बिंदु हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। चलिए आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या? दूरी। अब दूरी क्या होता है? हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इतने बार दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ चुके हैं ना कि सुनते सुनते हम लोग को कान तो अवश्य पक गया है, और दूरी बार बार हम लोग डेली लाइफ में इसका उपयोग भी करते हैं। तो दूरी को पहले लिखेंगे कैसे, उसको समझते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, जो पाथ की लंबाई होगा, जो रास्ता की लंबाई होगा, वही हमारा दूरी कहलाएगा। किस प्रकार से, चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बोल दें कि ये मान लीजिए आप खड़े हैं, ये मान लीजिए कोई राम नाम का लड़का है और इसका घर क्या पर है, यहाँ पर घर है, और यहाँ से यहाँ तक चल के आने में जो इसको दूरी तय किया, मान लीजिए 2 किलोमीटर दूरी तय किया। तो हम ये 2 किलोमीटर कब दूरी तय किया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आने में लंबाई नापा, और जो लंबाई नापा वही इसका 2 किलोमीटर हुआ। यानी जो रास्ता की लंबाई होगा, पाथ की लंबाई होगा, वही हमारा क्या कराएगा, दूरी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विस्थापन। तो विस्थापन में क्या आपको डिफिनेशन देखने को मिल रहा है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, एक प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति मतलब वैसे स्थिति जहाँ से चलना हम प्रारंभ करते हैं, और अंतिम स्थिति उस स्थिति को कहते हैं जहाँ पर चल करके हम लोग रुक जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए ए एक बिंदु था, क्या है, ए एक बिंदु है, ए यहाँ पर था और बी यहाँ पर था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और सी यहाँ पर था। ए से बी के बीच की दूरी मान लीजिए 3 किलोमीटर है और बी से सी के बीच की दूरी मान लीजिए 4 किलोमीटर है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि दूरी क्या होगा, दूरी, तो आप क्या कीजिएगा, ये 3 को और ये 4 को जोड़ दीजिएगा तो बोलिएगा कि 7 किलोमीटर है। कितना है, 7 किलोमीटर। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो प्रारंभिक बिंदु होगा वो क्या होगा, यहाँ से चलना प्रारंभ किए इसलिए प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी, प्रारंभिक बिंदु। और हम लोग रुके कहाँ पर जाकर, सी कर, तो यानी कि इसको बोलेंगे अंतिम बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, अंतिम बिंदु। मतलब जहाँ से हम चलना प्रारंभ किए, तो चलना प्रारंभ किए थे ए से और रुके कहाँ पर, सी पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। और देखेंगे कि इस प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी न्यूनतम क्या होगा, यही ना होगा, सीधा सीधी रास्ता। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। क्या बोलेंगे इसको, विस्थापन बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक होता है परिमाण। परिमाण क्या होता है, तो परिमाण करने का मतलब है यहाँ पर कि किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। यानी कोई एक भौतिक राशि है, उसका जो संख्यात्मक मान है उसको हम परिमाण करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए हम बोलिए कि 2 किलोमीटर, तो यह एक भौतिक राशि है, लेकिन यहाँ पर जो 2 है ना, ये 2, ये संख्यात्मक यानी संख्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे, मान, परिमाण। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए हम बोल दें कि 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, किधर जी, पूर्व की ओर, तो यहाँ पर संख्या क्या है, 5 किलोमीटर, लेकिन इसमें संख्या जो हमारा मेनली है वो 5 है। क्या है जी, 5। तो ये जो 5 हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमाण। क्या हो जाएगा जी, ये परिमाण हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी जो भी संख्या 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30 होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा, याद रखिएगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप लोग लाइक करने से हम लोग को एक अंदर से हौसला बनता है कि चलिए इस प्रकार से आपको और वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें। तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग पढ़ लिए परिमाण क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, तो कुछ समझना पड़ेगा हम लोग को राशि के बारे में। तो चलिए हम लोग राशि को समझते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 राशि, एक सदिश राशि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और अगला हमारा अदिश राशि होता है स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा इसके बारे में तो नॉलेज रखना पड़ेगा, इसी के आधार पर तो हम लोग क्राइटेरिया करते हैं। तो सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। अगर हम बात करें सदिश राशि में, तो सदिश राशि में 2 चीज़ होता है, एक परिमाण होगा और दूसरा दिशा होगा। यानी दोनों चीज़ जिसमें पाया जाएगा उसको हम लोग सदिश राशि कहेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए भार, विद्युत आवेश, वेग, बल, संवेग, विस्थापन, ये सभी हमारे सदिश राशि के उदाहरण हैं। फिर से हम आपको बतलाना चाह रहे हैं, वैसी राशियाँ जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण में आपको बहुत सारा देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक और नया राशि, वो अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। और अदिश राशि क्या होता है, तो अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ एक परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, याद रखिएगा। क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ध्यान से देखिए, दिशा नहीं होता है, यहाँ पर दिशा नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए भार हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, ताप हो गया, घनत्व हो गया, इस सभी के लिए हमको कभी भी अदिश राशि में यानी कि दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देना चाह रहे थे, वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होता है वो सदिश राशि कहलाता है, और वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होता है वो अदिश राशि कहलाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब क्या है, वैसी गति यानी वैसा गति जो रेखीय पथ पर गति करता हो। किस पथ पर करता हो, रेखीय पथ ही। और रेखीय पथ कहने का मतलब यहाँ पर है क्या, सीधी रेखा में, याद रखिए। कैसी, सीधी रेखा में, जो सीधी रेखा में गमन कर रहा हो उसे हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक समान गति। एक समान गति का मतलब कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो तो उसे इस प्रकार की दूरी को एक समान गति कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम बोल दें कि राम नाम का एक कोई लड़का है, क्या है,
एक राम नाम का कोई लड़का है और वो किया क्या कि यहाँ से लेकर के कोई एक जगह पर जा रहा था। मान लीजिए कि ए से वह चल करके बी तक पहुँच रहा था और ए से बी तक पहुँचने में उसको 4 घंटा लगा। पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा और चौथा घंटा। पहला घंटा में वो 25 किलोमीटर चला, दूसरा घंटा में भी 25 किलोमीटर चला, तीसरा घंटा में भी 25 किलोमीटर और चौथा घंटा में भी 25 किलोमीटर। यहाँ पर हम देख क्या करें तो प्रति 1 घंटा में वो 25 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। अगला भी 1 घंटा में 2 किलोमीटर 25 किलोमीटर, अगला भी 1 घंटा में 25 किलोमीटर और अगले चौथा घंटा में भी वो 25 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। यानी टोटल क्लियर क्या हुआ कि यहाँ एक समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलेंगे? एक समान गति। क्या बोलेंगे? एक समान गति। याद रखिएगा क्या इसको बोलेंगे जी हम लोग? एक समान गति। नेक्स्ट, असमान गति में वही बस विपरीत हो जाएगा, यानी कि एक समान समय अंतराल में वो समान दूरी नहीं तय करेगा। कैसे नहीं करेगा इसको हम लोग समझते हैं। सेम वही उदाहरण हम लोग लेते हैं। मान लीजिए एक हमारा कोई राम था, ए राम से चल करके वह बी अपने मामा घर पहुंच गया। जब वह मामा घर पहुंचा तो उसको देखने को क्या मिला कि वह पहला घंटा में चला 25 किलोमीटर, दूसरा घंटा में चला 30 किलोमीटर और तीसरा घंटा में वो चला 50 किलोमीटर। यहाँ दूरी बार बार अलग अलग हो जा रहा है लेकिन समय तो प्रत्येक के लिए 1 घंटा ही लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? असमान गति। क्या बोलेंगे इसको? असमान गति। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है चाल, स्पीड। स्पीड क्या होता है? हम लोग बार बार अपने जीवन प्रतिदिन में जानते कि वो बहुत स्पीड से चल रहा था जिसके कारण उसको खतरा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अरे है क्या स्पीड? उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले प्रॉपर्टीज को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रकार करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि दिखाई दे रहा है कि स्पीड चाल होता है क्या? पहला नंबर तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। याद रखिए कितने समय में? इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। तो चाल बराबर जो हमारा फार्मूला होता है क्या है आपको मालूम है? अगर मालूम है तो आप कमेंट में चलिए जल्दी से पिन कर दीजिए। हम आप सभी का कमेंट देखेंगे, जो लोग भी देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखिएगा चाल का सूत्र क्या होता है। आगे क्या है? चाल का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड होता है। और चाल के अन्य मात्रक हैं जिसे सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, प्रति सेकेंड में और किलोमीटर प्रति घंटा में भी हम नाप सकते हैं। चाल एक हमारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। यह सदा धनात्मक होता है। चाल कभी हमारा ऋणात्मक नहीं होता है, नेगेटिव में कभी नहीं जाता, यह हमेशा धनात्मक ही होता है। नेक्स्ट कर रहा है कि वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं। याद रखिएगा किसमें ये बात कर रहा है? चाल में कर रहा है। चाल में अगर मान लीजिए हमको ज़रूरत है चाल निकालने के लिए तो उसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है। वो ज़रूरत हमारा क्या चीज़ है? वो है परिमाण की आवश्यकता। याद रखिए किसका? परिमाण की। चाल की यानी दिशा की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कर रहा है कि अधिकतर अवस्थाओं में क्या कर रहा है? अधिकतर अवस्थाओं में वस्तु में असमान गति करती है। जी बिल्कुल। रेखीय वस्तुओं को गति की दर ज्ञात करने के लिए औसत चाल की आवश्यकता पड़ती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर जब चाल हमको प्राप्त है ही है तो हमको आखिर रेखीय गति यानी कि औसत चाल की ज़रूरत है क्या? अगर हम अपने आसपास चारों तरफ देखें, अपने नज़र उठा करके आप देख सकते हैं तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, पैदल चलते चलते उसका स्पीड फिर कम हो गया, खड़ा होकर के बात करने लगा, फिर दौड़ने लगा, फिर रुक गया। यानी कि वो हमेशा एक समान चाल से नहीं चलता है, अलग अलग चाल से चलता है। और जब कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड अलग अलग चाल से चलते हैं तो उस कंडीशन में उसके चाल को पता करने के लिए हमको एक नए टर्म की जरूरत पड़ा। वो टर्म हमारा औसत चाल कराता है। क्या है? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? तय की गई कुल दूरी, यानी वो जो कुल दूरी तय किया और उस कुल दूरी तय करने में जितना उसको कुल समय लगा जब उसे हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है? औसत चाल। इसका जो हमारा फार्मूला होता है v बराबर एस अपॉन में टी होता है। v बराबर एस अपॉन में टी। तो हम लोग आज क्या देखें? चाल तक देखें। अभी नेक्स्ट टॉपिक वेग हम लोग कल पढ़ेंगे और कल वेग पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्वरण, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर ही तो हमारा त्वरण कहलाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो सही में वाकई में अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और क्या कर देना है? शेयर कर देना है। और हाँ, अपने छोटे भाई बहन बंधुओं, अगर आप सीनियर क्लास में हैं, आपको लग रहा है कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है तो अपने छोटे भाई बहन लोग को पास जरूर भेज दे ताकि वे देख करके यहाँ से अच्छा नोट्स बना सके, एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके और अपने अनुभव को शेयर कर सके कि हम पढ़े थे वहाँ से कैसा लगा। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर कल हम लोग नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।